अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अभिनंदन। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस और ऑडियोज की अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। आज हम चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ एक और अकलनीय श्लोक के साथ प्रस्तुत है। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि आप हमें हर बार कोई एक नया अकलनीय श्लोक दिखाते समझाते हैं। सर तो हमारा आज का श्लोक क्या रहेगा? आज हम फिर से जातक पारिजात से लेते हैं। वैद्यनाथ जी ने लिखा है, वो बहुत विद्वान है। तो अनाकलनीय का अर्थ जो है आकलन होने में कठिन है, इसलिए मैं उसको अनाकलनीय बोलता हूँ। परंतु उसका आकलन हो जाता है एक बार हम ज्योतिष के जो तत्व है उस पर सही ढंग से उसको उनका प्रयोग करने लगे तो हमें समझता है क्या बोल रहे हैं। देखिए वो बोलते हैं भाग्यशस्थ नवांश पे तनयगे बंधु स्थिते वान। तो भाग्यशस्थ लिखा है तो सभी मैन्युस्क्रिप्ट में वही है, वो भाग्यशस्त्र भी हो सकता है। इसका मतलब नवम भाव के अधिपति जिस नवमांश में स्थित है उसका जो अधिपति है, आपको थोड़ा सा पारिजात योग का ख्याल में आता होगा, कल्पद्रुम योग भी बोलते हैं, वहां पे लग्नाधिपति जिस नवमांश में है उसका स्वामी फिर केंद्र में त्रिकोण में होना, फिर उसके नवमांश का स्वामी होना, उससे पे है कि वो शक्ति बढ़ते जाती है। तनयगे का मतलब लड़का यानी पंचम भाव बोल रहे हैं, बंधु स्थित बंधु भाव हम बोलते हैं चतुर्थ भाव को, जहां पे भी हमको माता भी उसी से देखते हैं चतुर्थ भाव को। दृष्टे वा शशिजय सुरेंद्र गुरुणा युक्ते स राजा प्रिय। यदि बुध पे गुरु की दृष्टि हो या बुध गुरु से युक्त हो तो वो आदमी राजा प्रिय होता है, ऐसा कहा गया है जातक परिजात। अब यहाँ सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो भाग्याधिपति हमको मालूम है, भाग्य भाव यानी नवम भाव जो इसको त्रिकोण कहते हैं। ये पंचम भाव से भी उसको श्रेष्ठ समझा जाता है क्योंकि ये हमारे धर्म का त्रिकोण है। धर्म का अर्थ जो करने योग्य चीज करते हैं। नैसर्गिक है कि जो आप करने योग्य होगे वो करोगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। उसके नवांश का अधिपति उसकी शक्ति ज्यादा होगी। जैसा कि मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ कि मुझे लोग बोलते हैं आप नक्षत्र यूज नहीं करते, तो मैं बोलता हाँ नहीं करता। तो फिर क्या करते हो? तो अरे मैं बोला मैं विश्वोत्तरी भी देखता हूँ, नक्षत्र चरण यूज करता हूँ क्योंकि वो मुझे आसान लगता है याद रखने में। उसमें 12 ही उसके अधिपति है, 27 कौन याद रखेगा। तो कहने का मतलब कि वो ज्यादा फोकस्ड है। 3 डिग्री 20 मिनट का हम समय देते हैं, 13-20 डिग्री की जगह और उसको नैरो करते हैं, उसको और संकीर्ण करते हैं, तो शायद ज्यादा फोकस होता होगा। ऐसा नवांश का अधिपति ये पंचम भाव में जब बैठता है तो आप ये समझ लीजिए कि 2 त्रिकोणाधिपति का संबंध आ गया। उसमें ये जो नवांश का अधिपति है नवम भाव के, ये उसको आप ऐसा समझ सकते हैं आसव है, डिस्टिल्ड है, उसकी जो शक्ति है वो और तीक्ष्ण हो जाती है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि लग्न में यदि कोई ग्रह उच्च का है और नवमांश में नीच का है तो वो फल नीच के देता है। इसका मतलब नवमांश में और ज्यादा शक्ति है। वो फिर से हमको मालूम है कि उसको भी हर हर पाद को, नक्षत्र पाद का बात करते हैं हम, जब नवमांश की बात करते हैं उसका अधिपति की बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा उसका बल बढ़ जाता है। ऐसा बलवान जब नवम भाव में बैठ जाता, पंचम भाव में बैठ जाता है, तो पंचम में अनुभव सिद्ध ज्ञान जो है उसका उपयोग करके यदि कोई हमारा हमारे जो कर्तव्य है उसका ढंग से पालन करे तो क्या होगा। तो राजा क्यों होगा, इसको हम जब सोचते हैं तो राजा यानी क्या, तो जिसके पास धन है और जिसके पास अधिकार है उसे ही राजा कहा जाता है। कोई हर आदमी कोई मुकुट वगैरह पहन के आजकल के जमाने में तो जाएगा नहीं है, उस भी जमाने में मालूम नहीं जाते थे या नहीं। रोम में तो वो पट्टी लगाते थे, है ना। तो अलग अलग ढंग के राजा रहते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई जिसका अधिकार जिसके पास है, ऐसा होता है। इस जो अपने अनुभव सिद्ध ज्ञान से अपने कर्तव्यों का ढंग से पालन करे उसको अधिकार को प्राप्त होना, ये विश्व पितामह के समय। और ये जो है ये 12वें पे अपने 11वें भाव पे है, तो इसके जरिए उनको आय भी होगी, तो उसमें उनके पास धन भी आ गया और उनके पास अधिकार भी आ गया। इस कारण से
ये एक कारण है। दूसरा उन्होंने बोला चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में तो और आसान है, क्योंकि ये केंद्र कोण का अधिपति हो गया, केंद्र कोण का संबंध आ गया, अधिपति तो नहीं हो गया, संबंध आ गया। और वो दशम भाव पे देखते हैं, ये दशम भाव को राज्य स्थान बोलते राइट। हैं। ये राजा की बैठने की जगह है ना, सिंहासन है। तो नैसर्गिक है, जब इनका प्रभाव पूरा उस सिंहासन पे जाएगा तो उसको अधिकार प्राप्त होगा। इस अर्थ से इसलिए वो नृप बनता है, राजा बनता है। नृ का मतलब इंसान, और प जो बोलते हैं वो उनका अधिपति है। जैसा यहाँ पे भाग्य पे बोला है या नवम पे, नवांश पे बोला है, तो उसका मतलब उसका अधिपति हो जाता है इस अर्थ से। ये तो थोड़ा समझना चलो ठीक है, थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पहला जो है उसका हिस्सा कि नवम भाव का नवांशेष पंचम में जाने पे हमको केंद्र कोणाधिपति एकदम ख्याल में नहीं आ रहा, राइट। इसलिए उसको मैं थोड़ा विस्तृत करके बता रहा हूँ कि क्या होता है। एक में धन आता है, धनी आदमी को भी अधिकार प्राप्त होते हैं। आप लोग अभी तो कलयुग में जीते हैं, तो आपको मालूम है क्या होता है। तो अधिकार तो प्राप्त हो ही जाता है। तो नहीं राजा होगा तो वो राजा बना देता है किसी को। तो इस प्रकार से उसको हमको लेना है। प्रश्न दूसरे भाव का है। दृष्टे व शशिजय सुरेंद्र गुरुणा युक्ते स राजप्रिय। यदि शशिजय यानी बुध, शशि का लड़का है, चंद्र का लड़का बुध जो है, उस पे यदि गुरु की दृष्टि हो या गुरु से वो युक्त हो, तो वो राजा को बहुत प्रिय हो जाता है। अब ये यहाँ से कहाँ से बीच में आ गया? तो देखिए उसमें क्या होगा। बुध जो है ये किसी भी चीज को बड़े आसानी से समझने वाला ग्रह है। वो कोई चीज में मजाकिया भी बात करता है तो भी उसको न देखी हुई भी, पहले कभी नहीं देखी ऐसी भी चीज बहुत जल्दी समझ जाती है। शायद वो बीरबल वगैरह की जो कहानियां बताती है तेनालीराम की, उनपे ऐसे ही होगा। तो वो राजा के प्रिय थे। और उसके साथ गुरु देख रहा है तो उसमें ज्ञान भी रहता है। केवल किसी चीज को समझ लेना और 2 मिनट में उसको बताना, उसकी हंसी मजाक करना इतना ही नहीं है, उसमें गुरु की भी शक्ति आ गई, तो ज्ञान भी आया। तो गुरु को हम मंत्री भी बोलते हैं। तो राजा के पास विदूषक रहते थे, संस्कृत में उनको विदूषक बोलते थे, अंग्रेजी में उसको कोर्ट जेस्टर बोलते थे। पर इनको हाँ। अधिकार था राजा को कुछ भी बोलने का, इसको कभी मत बोलिए, क्योंकि वो राजा के प्रिय रहते थे। क्यों रहते थे? होने वाले घटिया घटनाओं का अर्थ समझ के राजा को सही सलाह देने का भी काम उनका था। वो हंसी मजाक भी करते थे, तो बुध का भी उनमें गुण रहते थे और गुरु के भी गुण रहते थे। इसलिए ये जब दोनों साथ में आते हैं तो वो आदमी राजा को प्रिय होता है। मुझे ऐसा लगता है इसी प्रकार का सब जगह जितने भी उस पे टीकाएं हुई है जातक परिजात पे, टीकाएं में केवल हम ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे, केवल भाषांतर नहीं है। उसमें विद्वानों ने काफी लिखा है। सुब्रमण्यम स्वामी शास्त्री ने लिखा है, अच्युतानंद झा जी की टीका प्रसिद्ध है, गोपेश कुमार ओझा जी की है, और ऐसे अनेक है। तो सबने ऐसे ही बोला। मुझे खुद को ऐसा लगता है थोड़ा सा इसमें मुझे फर्क ऐसा लगता है कि शायद वो जो तनयगे बोला है ना, तो वो भी यहाँ पर, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित है, तो ये एक दूसरे से संबंधित होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शशि जो गुरु से युक्त हो गए, ये पंचम भाव या चतुर्थ भाव में बैठा, तो वो राजा को प्रिय होने की संभावना और बढ़ जाए। परंतु ये मेरा मानना है, वह जब हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में तो वो कहीं पर भी उसका प्रयोग हो सकता है ना। तो इसलिए तनयगे बंधु स्थिते वाह, ग्रुपो छोड़ दिया और हम यहाँ शशि ये सुरेंद्र गुरुणा युक्त ऐसा भी बोला तो भी चलता है। ऐसा रहा तो राजा प्रिय होगा, और नहीं तो वो राजा खुद बनेगा। इस अर्थ से हम उसे समझ सकते हैं। इस ढंग से इसको समझना। और देखिए सर्वार्थ चिंतामणि में भी कुछ ऐसा ही एक श्लोक है, दिवो कसानुपम मंत्री कुर्यात पश्यन् बुधम सदा, बुधम सदा शिरसा शासनम तस्य धारयति नृपः पालकः। नृप के जो लोगों को पालन करने वाला जो है, वो ऐसे लोगों को सर पे बिठा लेता है। हिंदी में ये बोलना आसान हो जाता है, जब अंग्रेजी में बोलता हूँ तो होल्डिंग हिम, आई मीन कीपिंग हिम ऑन हिज हेड, वो सुनने में विचित्र लगता है। पर हिंदी भाषा में तो हमको समझ जाता है, सर पे वो बिठा लेता है राजा उसको, ऐसा सर्वार्थ चिंतामणि ने भी कहा है। तो इतना ही मेरा थोड़ा सा उसमें एडिशन है कि शायद ये जो योग हो रहा है बुध गुरु का, एक दूसरे पे देखने, एक ने दूसरे पे देखने का या साथ में रहने का, बुध का देखने की जरूरत नहीं। तो देखिए इसमें क्या होगा, कैसा भी किए तो 2 भाव बहुत पुष्ट हो जाए, क्योंकि गुरु और बुध जहां भी दृष्टि डालते हैं उस भाव को पुष्ट करते हैं।
इस स्थिति में आपको समझेगा कि जरूर भाव पुष्ट हो जाएंगे। भाव पुष्ट होंगे तो उसका भाग्य बढ़ेगा। और तनय भाव में या वहां चतुर्थ में बैठा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको अधिकार भी मिलेगा, परंतु उतना नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर गुरु आ गया है। तो गुरु आने के साथ ज्ञानी लोग क्रौर्य नहीं कर सकते, तो क्रौर्य नहीं करेंगे तो राजा नहीं रह सकते, राजा को दंड भी करना पड़ता है ना। तो इस कारण इस प्रकार से इसको हम आकलनीय बनाने की कोशिश करते कि इसके पीछे रहस्य क्या है, ऐसा क्यों बोला है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, सब विद्वान हो। ज्योतिष में कोई ऐसा नहीं आता जिसको उसमें रुचि होती है और काफी साल सीखने की इच्छा होती है, वही आता है। तो इसलिए सर्वार्थ चिंतामणि का भी श्लोक मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह का है, अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों ने कहा हुआ है। तो वो विदूषक राजा को कुछ भी बोल सकता था, इसलिए बोल सकता था कि वो सलाह भी देता था। आप यदि संस्कृत नाटक पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि उसके यानी उसके पर्सनल लाइफ के भी, उसके वैयक्तिक जीवनी के बारे में भी वो विदूषक से सलाह लेता था। विदूषक उसकी हंसी मजाक भी करता था, तो हंसी मजाक करते करते किसी गंभीर विषय को वो सहजता से समझाने का काम करता था, इसलिए राजा का प्रिय होता था, और कुछ नहीं। बहुत सुंदर श्लोक सर, और हम फिर मिलते रहेंगे सर के साथ अकलनीय श्लोकों के साथ। यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।